मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का पहला प्रश्न पत्र में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के विषय में हमारा जो टॉपिक था वो था थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद के तत्व। थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद के तत्व। Hobbes' political philosophy, a mixture of absolutism and individualism. Absolutism and individualism. इसमें हमने कर लिया था निरंकुशतावाद का परिचय, निरंकुशतावाद के तत्व और निरंकुशतावाद की विशेषताएं। कल हमने जो किया था वो किया था व्यक्तिवाद के तत्व। व्यक्तिवाद के तत्व में हमारे सामने 3 विद्वानों के विचार आए थे। 3 विद्वान जो ये कहते हैं कि हॉब्स निरंकुशतावाद से ज़्यादा व्यक्तिवाद का समर्थक है। उसने व्यक्ति का समर्थन किया, व्यक्तिवाद का समर्थन किया। इसमें जो पहले विद्वान थे वो मैक्सी थे। उन्होंने क्या कहा था, हॉब्स का लेविथान केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का भी समर्थक है। राज्य को एक साधन के रूप में मानने का एक ग्रंथ नहीं, वे व्यक्तिवाद का भी समर्थक है। ये कहा था प्रोफेसर मैक्सी ने। इसी प्रकार डनिंग जो दूसरे विद्वान थे डनिंग, उन्होंने क्या कहा था कि हॉब्स ने व्यक्तिवाद का पूर्ण समर्थन किया है, व्यक्तिवाद का ही पूर्ण समर्थन किया है। उसका निरंकुशतावाद से निरंकुशतावाद ही नहीं, उसने व्यक्तिवाद का भी पूर्ण समर्थन किया। तीसरे विद्वान आए थे सेबाइन। सेबाइन ने क्या कहा था, सेबाइन ने भी ये कहा था कि हॉब्स ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया। हॉब्स व्यक्तिवाद का समर्थक है क्योंकि हॉब्स ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार का समर्थन किया था। जीवन के अधिकार को सर्वोपरि माना था, सबसे ऊपर माना था। जीवन के अधिकार का समर्थन किया था और जीवन के अधिकार को सर्वोपरि माना था हॉब्स ने। हॉब्स पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सर्वोपरि माना। पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सर्वोपरि माना था। ये प्रोफेसर सेबाइन ने कहा था। अब हम आते हैं हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद कितने रूपों में देखा जा सकता है। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के विभिन्न रूप। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के विभिन्न रूप। पहला है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स की जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है वो व्यक्तिवाद विचारधारा के अनुकूल है। व्यक्तिवादी विचारधारा जो है उसके अनुकूल है, ना कि आदर्शवाद और समाजवाद के अनुकूल। तो ये जो इसकी विचारधारा है कौन सी, मानव स्वभाव संबंधी धारणा, ये मानव स्वभाव संबंधी धारणा जो है ये व्यक्तिवाद के ही अनुकूल है, ये समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को सामाजिक प्राणी नहीं मानता। अरस्तु ने व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना था, परंतु हॉब्स व्यक्ति को सामाजिक प्राणी नहीं मानता बल्कि असामाजिक प्राणी मानता। असामाजिक प्राणी है व्यक्ति। व्यक्ति को असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्म केंद्रित है। कैसा असामाजिक प्राणी, जो आत्म केंद्रित है और मनोवेगों, अहंकार और लोभ से प्रेरित है। जो आत्म केंद्रित है और मनोवेगों, अहंकार और लोभ से प्रेरित है, इसलिए वह असामाजिक प्राणी है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत वह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व देखने को मिलता है, मनोवैज्ञानिक तत्व है। और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। जब मनोवैज्ञानिक तत्व है तो इसके आधार पर केवल किसकी, व्यक्तिवादी तत्व की ही रचना हो सकती है, व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। ये था पहला पॉइंट, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। दूसरा आता है राज्य साधन है व्यक्ति साध्य। राज्य साधन है व्यक्ति साध्य। ये मैंने आपको बताया था कि हॉब्स ने राज्य को साधन माना है और व्यक्ति को साध्य। राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था है। राज्य व्यक्ति के सामाजिक समझौते के कारण राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई संस्था है।
हॉब्स के चिंतन में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य। हॉब्स का जो चिंतन है उसमें राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। व्यक्ति ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो सामाजिक समझौता किया था, वो अपनी सुरक्षा और शांति के लिए किया था। तो व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिवाद, व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित नाम की कोई धारणा नहीं है। ऐसी कोई धारणा नहीं है व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त, क्योंकि वो व्यक्ति को साध्य मानता है। इसलिए व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित नाम की कोई धारणा नहीं है। इसलिए वो मानता है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य, क्योंकि व्यक्ति ने ही राज्य का निर्माण किया। अपने सामाजिक समझौते के कारण व्यक्ति द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। तीसरा पॉइंट आता है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार या हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार से यह निष्कर्ष निकलता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है। समाज या राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है, एक कृत्रिम संस्था है जिसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। जिसका उपयोग क्या कर रहा है? मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, अपना व्यक्तिगत लाभ देखता है। ऐसी संस्था जिसके द्वारा मनुष्य अपना व्यक्तिगत लाभ देखता है। चौथा पॉइंट आता है, आत्म संरक्षण का अधिकार। आत्म संरक्षण का अधिकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दशा का अंत करके सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। उसने सामाजिक समझौता किया था। सामाजिक समझौता उसके द्वारा किया गया था। और उसने राज्य की अधीनता स्वीकार की थी। उसने कहा था कि मैं राज्य के अधीन रहना स्वीकार करता हूँ। राज्य की अधीनता स्वीकार की थी। राज्य के बन जाने से उसके शेष सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं। राज्य जब बन जाता है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। केवल एक अधिकार, आत्म संरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होता। केवल एक अधिकार, जो आत्म संरक्षण का अधिकार है, वो समाप्त नहीं होता है। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति की जीवन की रक्षा है। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। यदि राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन पर आधारित होता है, राज्य का कोई भी नियम नागरिक के जीवन पर आघात करता है, जीवन पर एक प्रकार से आघात करता है, तो मनुष्य इसका विरोध कर सकता है। यदि राज्य का कोई भी नियम मनुष्य के जीवन पर आघात करता है तो मनुष्य इसका क्या कर सकता है? इसका विरोध कर सकता है। इसका विरोध कर सकता है। हॉब्स के शब्दों में, हॉब्स के शब्द आ रहे हैं, हॉब्स के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमास में लेना, जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है। जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह प्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन ना करे, प्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन ना करे जिसमें उसे
अपने आप को मारने, घायल करने या अंग भंग करने के आदेश हों, जिसमें उसे अपने आप को मारने या घायल करने या अंग भंग करने के आदेश हों, तो ऐसी किसी इच्छा का वो समर्थन नहीं करे। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति ने अपने सब अधिकार राज्य के लिए छोड़ दिए। व्यक्ति ने अपने सब अधिकार राज्य को दे दिए, उसके सब अधिकार समाप्त हो गए, लेकिन आत्म संरक्षण का अधिकार उसने बनाए रखा। आत्म संरक्षण का अधिकार उसके पास था। वो आत्म संरक्षण का अधिकार उससे समाप्त नहीं होता। आत्म संरक्षण का अधिकार उसके पास है। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। निषेधात्मक धारणा, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। आर्थिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र जो है उसमें भी हॉब्स अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हॉब्स क्या कर रहा है? अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। हॉब्स ने कहा था कि उसके राज्य में व्यक्तियों को, हॉब्स ने क्या कहा था कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन व्यवसाय आदि, आर्थिक संविदा करने, भोजन व्यवसाय आदि चुनने या अपनी इच्छा के अनुकूल, चुनने या अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया था, हस्तक्षेप की नीति को समर्थन दिया था, हस्तक्षेप की नीति को लाया था, जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाता है। जो आधुनिक व्यक्तिवादी के जो विचारधारक हैं, व्यक्तिवादी के जो विचारक हैं, व्यक्तिवाद का जो समर्थन करते हैं, उनके विचारों से पूर्णतः मेल खाता है। तो राज्य के कार्यों का निषेधात्मक धारणा, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा क्या है? राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति लाता है। वो आर्थिक क्षेत्र में वो कहता है व्यक्ति जो है उसको अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन व्यवसाय आदि चुनने और अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तो ये था राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। अब ये यहाँ समाप्त होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? हॉब्स की विचारधारा न केवल निरंकुशतावाद का समर्थन करती है, अपितु व्यक्तिवाद का समर्थन भी करती है। हॉब्स पूर्ण रूप से निरंकुशतावादी न होकर व्यक्तिवादी भी है। डनिंग के शब्दों में, डनिंग के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी, उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। मूल आधार क्या है? पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। हॉब्स ने संप्रभु को सारी शक्तियाँ दे दी, राज्य को सारी शक्तियाँ दे दी, परंतु फिर भी उसने आत्मसंरक्षण का जो अधिकार है वो व्यक्ति के पास रखा। व्यक्ति आत्मसंरक्षण के अधिकार के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण कर सकता है। उसने सारे अधिकार राज्य को दे दिए, परंतु आत्मसंरक्षण का अधिकार उसके पास है। ये था इसका निष्कर्ष। कल हम करेंगे थॉमस हॉब्स के विचारधारा की आलोचना।